हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। आज है 30 जनवरी 2024 और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्टर्स डे, शहीद दिवस। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके एक कोट को डिस्कस करेंगे। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। जियो ऐसे कि कल ही मौत आ जानी है और पढ़ो ऐसे कि बड़ी लंबी जिंदगानी है। इसे हम ऐसे समझेंगे कि जब जीना है तो पूरी तरह से दिल खोल कर जीना है, मन पर किसी तरह का बोझ नहीं रखना है, हर किसी से दिल खोल कर बात करो, मन में कुछ भी दबा कर ना रखो। ऐसे जियो कि कल ही मौत आ जानी है, किसी से कोई गिला शिकवा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बात आए पढ़ाई की तो हमें ये मान के चलना है कि बड़ी लंबी जिंदगानी है, बहुत लंबे समय तक याद रखना है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, जरा सा भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसी कोट से कुछ शिक्षा लेते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व। रिसेंटली ऑन द रिपब्लिक डे परेड, अरुणाचल प्रदेश ने अपने टैब्लो में सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व को शोकेस किया था। टॉपिक के डिटेल डिस्कशन में जाने से पहले आपसे ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कम्युनिटी रिजर्व्स। पहला स्टेटमेंट है, दे एक्ट एज बफर जोन्स एंड माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन एस्टैब्लिश्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स इन इंडिया। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, only areas that are uninhabited and completely owned by the government of India may be declared as community reserve। So यहाँ दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन हेयर। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड डिस्कशन में। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व। ये एक 17 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो अरुणाचल प्रदेश के फेमस ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से महज 40 किलोमीटर अवे सिचुएटेड है। इसे 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन। इस रिजर्व में कई सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के हैबिटेट हैं। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है पैसेराइन बर्ड बुगुन लियोकिकला, जिसका साइंटिफिक नेम है लियोकिकला बुगुनरम, जिसे नाम दिया गया है इस बुगुन कम्युनिटी के ऊपर। आपको पता होना चाहिए इस रिजर्व का भी नाम इसी बुगुन कम्युनिटी पर रखा गया है। बात करें बर्ड बुगुन लियोकिकला की, तो ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पहला ऐसा बर्ड स्पीसीज था जिसे इंडिया में डिस्कवर किया गया था, और ये केवल बुगुन कम्युनिटी रिजर्व लैंड्स के पास ही पाया जाता है। बुगुन कम्युनिटी की बात करें तो ये एक इंडिजिनस कम्युनिटी है जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। केवल 2000 पीपल इस कम्युनिटी में रहते हैं जो 12 विलेजेज में स्प्रेडेड हैं, और ये विलेज ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों ओर बिखरे हुए हैं। कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई भी रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया हो इंडिया में तो उसके चारों ओर एक बफर जोन होता है। बफर जोन का कहने का यहाँ मतलब होता है कि इसमें आम लोग नहीं जा सकते हैं, जाने के लिए परमिशन चाहिए। देखो यहाँ जो कोर एरिया होता है, कोर जोन होता है, यहाँ तो कोई भी नहीं जा सकता है, इवन परमिशन लेकर भी यहाँ जाने की किसी को परमिशन नहीं होती है। लेकिन ये बफर जोन में आप जा सकते हैं। जो वाइल्ड लाइफ सफारी होता है या जो आदिवासी कुछ भी लेते हैं जंगल से, तो ये बफर जोन में जाकर ही लेते हैं। तो जानवर भी बफर जोन में आते हैं लेकिन कोर जोन में अधिक रहना पसंद करते हैं। तो इस बफर जोन में ही होता है हमारा कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व। याद रखना, बफर जोन में जो लैंड सीधे सीधे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वहाँ किसी भी प्राइवेट लोगों का या आदिवासी का अपना कोई प्राइवेट लैंड नहीं है, तो उसे कहा जाता है कंजर्वेशन रिजर्व। और अगर कोई ऐसा बफर जोन है किसी कोर जोन के चारों ओर जिसमें प्राइवेट लैंड भी है, आदिवासियों ने वहाँ ज़मीन पर अपना एक मालिकाना हक बना कर रखा है, लीगली उनका ज़मीन है वहाँ स्पॉटेड है। जैसे कि आप देखो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों ओर करीब 12 विलेजेज स्पॉटेड हैं और उन स्पॉटेड विलेजेज में करीब 2000 पीपल रहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है उनको कम्युनिटी रिजर्व, यहाँ कंजर्वेशन रिजर्व नहीं कहा जा रहा है। कंजर्वेशन रिजर्व केवल वहाँ कहा जाएगा जहाँ गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होगा। लेकिन अगर बफर जोन में किसी आदिवासी का अपना प्राइवेट लैंड प्रॉपर्टी है या किसी का भी अपना प्राइवेट लैंड प्रॉपर्टी है, एक्चुअली देखो यहाँ
कभी भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को प्राइवेट लैंड प्रॉपर्टी नहीं दिया जा सकता है। ये जनरली आदिवासियों का ही होता है। और जहाँ आदिवासी इस तरह से अपना कम्युनिटी के फॉर्म में रहते हैं तो इसी को कहा जाता है कम्युनिटी रिजर्व। और अगर सिर्फ गवर्नमेंट लैंड है तो उसको कहा जाएगा कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ केवल बफर जोन में ही बात नहीं हो रही है। अगर वहाँ पर कनेक्टर्स है, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उनके बीच में कोई एरिया है जो कनेक्ट कर रहा है, उसमें कुछ कम्युनिटी रहते हैं या फिर गवर्नमेंट का लैंड है और उसमें भी फॉरेस्ट है, तो उसको भी कम्युनिटी रिजर्व कहा जाता है, उसको भी कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और ये सिंगचुंग बुंगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व ये ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बफर जोन में लोकेटेड है। यहाँ एक नोटेबल पॉइंट है कि कंजर्वेशन रिजर्व हो चाहे कम्युनिटी रिजर्व हो, दोनों ही वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों एरिया में वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए इसे यूज कर सकते हैं। वो यहाँ अपने कैटल्स लाकर उसको चरा सकते हैं, उनके ग्रेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं उसके लैंड को। इसके अलावा जो सूखी लकड़ियाँ हैं उसे वो वहाँ से चुन सकते हैं। वो वहाँ तोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन पेड़ से जो सूखी लकड़ियाँ गिर चुकी हैं उसे वो वहाँ से चुन सकते हैं। ये अधिकार उन्हें लीगली मिला हुआ है। यहाँ ये याद रखना है कि कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व इस तरह का कैटेगराइजेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में वाया द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में इस तरह के किसी कैटेगराइजेशन का कोई मेंशन नहीं था। और इस कैटेगराइजेशन के बाद जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज थे उनके प्रोटेक्शन में कुछ इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिली है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी बफर जोन में कोई कम्युनिटी रहता है तो उसे कम्युनिटी रिजर्व का बेनिफिट या रेस्ट्रिक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक कि वो एरिया एक कम्युनिटी रिजर्व के रूप में डिक्लेयर न हो गया हो। तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट कम्युनिटी रिजर्व एंड सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व। अब आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं जो सबसे पहले हमने देखा था। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है कि एक्ट एज बफर जोन्स एंड माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन इस्टेब्लिश्ड प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, जो कम्युनिटी रिजर्व के बारे में हमने बात की थी। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर है एक बात लिखा हुआ कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। मैंने आपसे क्या कहा, अगर पार्टली भी गवर्नमेंट ओन करती है ना तो उसे कम्युनिटी रिजर्व कहा जाएगा। यहाँ कंप्लीटली ओन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट ही ट्रू है और दूसरा ट्रू नहीं है। सो दैट वाज द टॉपिक। आई होप यू लाइक्ड इट। नाउ द टॉपिक इज अबाउट ग्रंथम इंस्क्रिप्शंस। ग्रंथम अपने आप में एक स्क्रिप्ट है। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट के एक टीम ने तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट तिरुप्पुर के एक विलेज में 2 स्टोन इंस्क्रिप्शंस डिस्कवर किए हैं, जिसमें से एक इंस्क्रिप्शन ग्रंथम स्क्रिप्ट में लिखा गया है जो 11th सेंचुरी का बताया जा रहा है और एक तमिल स्क्रिप्ट में लिखा गया है जो 16th सेंचुरी का बताया जा रहा है। टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन है कि ग्रंथम स्क्रिप्ट या ग्रंथ स्क्रिप्ट वंस यूज्ड टू राइट संस्कृत वाज मेनली फ्रॉम। 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड डिस्कशन में। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट ग्रंथम इंस्क्रिप्शंस। ग्रंथ या ग्रंथम एक हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट है। आप सबको पता होना चाहिए कि हम जो ABCD ये सब लिखते हैं ये अपने आप में एक रोमन स्क्रिप्ट है। क ख ग घ लिखने अगर आप जानते हैं तो वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो उसी तरह से एक स्क्रिप्ट हुआ करता था ग्रंथम, जो एंशियंट टाइम में संस्कृत लिखने के लिए यूज किया जाता था थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया एंड ग्रेटर तमिलनाडु। एक्चुअली इसका यूज लिटरेरी वर्क्स में किया जाता था। आप सबको पता है संस्कृत में लिटरेरी वर्क्स या एपिक को ग्रंथ कहा जाता है। तो इस स्क्रिप्ट का यूज संस्कृत ग्रंथ लिखने के लिए किया जाता था और इसी कारण इस स्क्रिप्ट का ही नाम ग्रंथम हो गया। एंशियंट इंडिया में एक टाइम ऐसा था जब साउथ इंडिया में ये स्क्रिप्ट बहुत प्रिवेलेंट था और मलयालम लैंग्वेज उसी समय फ्लॉरिश कर रहा था। आपको पता होना चाहिए मलयालम लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे ग्रामर रूल्स संस्कृत से बोरो किए गए हैं और उस समय संस्कृत को लिखने के लिए ग्रंथम स्क्रिप्ट का यूज हो रहा था साउथ इंडिया में। तो इस तरह से मलयालम लैंग्वेज में ग्रंथम स्क्रिप्ट से अडॉप्ट करता हुआ एक अलग स्क्रिप्ट बना था आर्य इजुत्थु, जिसमें मलयालम लैंग्वेज को आज भी लिखा जाता है आर्य इजुत्थु। ये ग्रंथम से इंस्पायर्ड है। ग्रंथम स्क्रिप्ट का इवोल्यूशन बेसिकली तमिलनाडु में ही हुआ है और ग्रंथ स्क्रिप्ट या तमिल स्क्रिप्ट दोनों का इवोल्यूशन ब्रह्मी स्क्रिप्ट से हुआ है ऐसा माना जाता है और दोनों का इवोल्यूशन भी सिमिलर ही है। दोनों एक ही तरह से इवॉल्व हुआ है
और ग्रंथ स्क्रिप्ट की बात करें अगर, तो तमिलनाडु में इसके डेवलपमेंट को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आर्काइक एंड ऑर्नामेंटल, दूसरा है ट्रांजिशनल, और तीसरा है मिडाइवल, और चौथा है मॉडर्न। और आपको एक और बात बता दूं कि ग्रंथ और तमिल स्क्रिप्ट जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं उनके, वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, अपीयर अलाइक। ग्रंथम स्क्रिप्ट के इवोल्यूशन का पहला पीरियड है आर्काइक एंड ऑर्नामेंटल वेराइटी। आर्काइक वर्ड से पता चलता है कि ये इसका इनिशियल स्टेज रहा होगा। और आपको बता दूं कि 400 सीई से पहले के जितने भी ग्रंथम इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं उसे हम आर्काइक ऑर्नामेंटल वेराइटी के अंदर रखते हैं। जैसे पल्लव ग्रंथ, महेंद्र वर्मन का तिरुचिरापल्ली रॉक कट केव, नरसिम्हंस ममल्लपुरम, कांची कैलाशनाथ, सलुवकुप्पम टेम्पल इंस्क्रिप्शंस, मुथरैयार्स सेंथलाई इंस्क्रिप्शंस, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आर्काइक एंड ऑर्नामेंटल वेराइटी ऑफ ग्रंथम के। ट्रांजिशनल वेराइटी का एरा है 650 सीई से 950 सीई, और इस एरा में लेटर पल्लव्स के कुछ इंस्क्रिप्शंस, पांडियंस इंस्क्रिप्शंस, अनामलाई इंस्क्रिप्शंस, ये सब हमें ट्रांजिशनल वेराइटी ऑफ ग्रंथा स्क्रिप्ट हम जानते हैं। मिडाइवल वैरायटी की बात करें तो ये 950 सीई से 1250 सीई के बीच के ग्रंथम स्क्रिप्ट को हम कहते हैं, जो एक्चुअली इम्पेरियल चोलाज ऑफ थांजवुर के इंस्क्रिप्शन से हमें मिलता है। इसके अलावा मॉडर्न वैरायटी ऑफ ग्रंथम हम कहें तो लेटर पांड्याज एंड विजयनगर पीरियड्स, यहाँ कुछ ऐसे हमें ग्रंथ मिलते हैं, ऐसे बुक्स मिलते हैं जहाँ से स्क्रिप्ट का यूज किया गया था। इस स्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी तमिलनाडु में अर्ली 20th सेंचुरी तक रहती है। इसके बाद प्रिंटिंग मशीन्स आ जाते हैं, तो पाम लीव्स पर जितने भी संस्कृत बुक्स लिखे गए थे उनको ग्रंथ स्क्रिप्ट में ही प्रिंट कर लिया जाता है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद देवनागरी स्क्रिप्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ता चले जाता है, हिंदी की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है, और इस तरह से ग्रंथ स्क्रिप्ट धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। सो दिस वाज सम फैक्ट्स अबाउट ग्रंथा स्क्रिप्ट, जो अभी हाल ही में तमिलनाडु के तिरुप्पुर डिस्ट्रिक्ट के गांव में पाया गया है, जिसके इंस्क्रिप्शंस। नाउ कम टू द क्वेश्चन जो आपसे मैंने शुरू में पूछा था, तो इसका राइट आंसर भी आपको मिल चुका है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह। रिसेंटली साउथ दिल्ली में लोकेटेड हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के विजिट पर गए थे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। तो टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन है, वेयर इज हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह? हेयर आर द 4 ऑप्शंस। उम्मीद है क्वेश्चन का आंसर आप सबको पहले ही पता चल चुका है। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह। ये लोकेटेड है दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट एरिया में। इट इज़ द मौजोलियम। मौजोलियम आपको पता होना चाहिए, ये एक टॉम्ब होता है। टॉम्ब बेसिकली किसी के ग्रेव को कहा जाता है, किसी की कब्र को टॉम्ब कहा जाता है। लेकिन जब टॉम्ब के चारों ओर एक फ्री स्ट्रक्चर बनाया जाता है लाइक अ बिल्डिंग, तो उसे मौजोलियम कहा जाता है। लाइक ताजमहल भी अपने आप में एक मौजोलियम है, बीबी का मकबरा जो सासाराम में लोकेटेड है वो भी अपने आप में एक मौजोलियम है। तो ये जो निजामुद्दीन औलिया दरगाह है, ये भी एक मौजोलियम है ऑफ द फेमस सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया एक सूफी सेंट थे जिनका कार्यकाल रहता है 1238 से लेकर 1325 एडी के बीच में। इट वाज बिल्ट इन द 14th सेंचुरी एडी। यहाँ एक स्क्वायर चैम्बर है जिसके चारों ओर वरंदा हैं एंड पियर्स्ड बाय आर्च्ड ओपनिंग। दरगाह के डोम यानी गुंबज को सजाया गया है ब्लैक मार्बल के वर्टिकल स्ट्रिप से, और इसे लोटस क्रेस्टिंग से क्राउन किया गया है। दरगाह में निजामुद्दीन औलिया के टॉम्ब के अलावा शाहजहां की फेवरेट डॉटर जहां आरा बेगम का टॉम्ब भी मिलता है एंड पोएट आमिर खुसरो का भी टॉम्ब यहाँ है। दरगाह के नॉर्थ साइड में एक स्टेप वेल है, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अकबर के एम्परर अकबर के पावरफुल मिनिस्टर अतगह खान का टॉम्ब यहाँ देखने को मिलता है। और इवनिंग में, हर दिन यहाँ इवनिंग में कव्वाली ऑर्गेनाइज होती है, एक डिवोशनल म्यूजिक सेशन होता है, और इसके लिए ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सम इन्फॉर्मेशन अबाउट निजामुद्दीन औलिया। सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मोस्ट फेमस सूफी सेंट माने जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में इनकी अपनी एक पॉपुलैरिटी है। ऑल्सो नॉन एज हजरत निजामुद्दीन महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही का लिटरल मीनिंग होता है बिलव्ड ऑफ गॉड। निजामुद्दीन औलिया एक सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर थे, चिश्ती ऑर्डर के वे एक सूफी सेंट थे। चिश्ती सूफी सेंट्स का अक्सर ये मानना होता है कि गॉड को रियलाइज करने का एक ही तरीका है, एक ही मीन्स है कि आप लव करें। ह्यूमैनिटी के बीच में जो लव होता है वही लव ऑफ गॉड है, ऐसा निजामुद्दीन औलिया का अपना एक कंसेप्ट था, वैसा उनका बिलीफ था।
आप अगर भक्ति आंदोलन को याद करें तो भक्ति आंदोलन में भी कई सारे लीडर्स हुए लाइक तुकाराम एंड रामानंद, तो वो भी इसी बात पर इम्फेसाइज करते थे, इसी बात पर जोर डालते थे कि जो जाति प्रथा है या लोगों के बीच भेदभाव है, अगर उसको मिटा कर आपस में सब प्रेम से रहें तो लव ही एक साधन है, एक मीन्स है भगवान की भक्ति का। तो कुछ उसी तरह का कंसेप्ट आपको सूफी सेंट्स के भी ऑर्डर्स में, सूफी सेंट के भी अपने फिलोसॉफी में आपको देखने को मिलेगा। फेमस डिसिपल्स, फेमस शिष्य जो रहे हैं निजामुद्दीन के, वो हैं शेख नसीरुद्दीन, चिराग देलहवी, अमीर खुसरो जो दिल्ली सल्तनत के रॉयल पोएट भी रहे अपने टाइम के। तो ये सब उसके फेमस डिसिपल्स रहे। अब आइए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो उसके आंसर आपको पहले से पता था, लेकिन कुछ जो फैक्ट्स हैं निजामुद्दीन औलिया और निजामुद्दीन औलिया दरगाह से रिलेटेड, वो यहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप यू लाइक द टॉपिक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिलीज किया है आईशे रिपोर्ट, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22। तो टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आईशे 2021-22 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है 2021-22 में ओवरऑल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड कंपेयर टू द प्रीवियस सर्वे। दूसरा स्टेटमेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। एंड द थर्ड स्टेटमेंट, द GER ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट SC एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ST स्टूडेंट्स हैज डिक्रीज्ड बाय 5% इन 2021-22। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट्स सही हैं? यहाँ 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आईशे। आईशे रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा सिंस 2011। इसका एम है टू पोर्ट्रे द स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। यहाँ वे सारे इंस्टीट्यूशन को इस सर्वे में कवर किया जाता है जो हायर एजुकेशन देने में अभी इंगेज्ड हैं पूरे कंट्री में। डाटा कलेक्ट किया जाता है सेवरल पैरामीटर्स पर, जैसे टीचर्स उस इंस्टीट्यूशन में कितने हैं, स्टूडेंट इनरोलमेंट कितना है, क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है उस इंस्टीट्यूशन में, एग्जामिनेशन रिजल्ट आ रहे हैं टाइम पर या नहीं, एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं या नहीं, एजुकेशन फिनेंस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इस तरह के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। और एजुकेशनल डेवलपमेंट किसे माना जाएगा? तो इंस्टीट्यूशन डेंसिटी, किसी एरिया में कितने इंस्टीट्यूशन है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, पुपिल टीचर रेशियो, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है इंस्टीट्यूशन में। तो ये सब कैलकुलेट किया जाता है और तब जाकर के आईशे का डाटा बनता है और उस आधार पे यह तय होता है कि एजुकेशनल डेवलपमेंट कितना हुआ। और इस सर्वे में हायर एजुकेशन को ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो भी एजुकेशन 12 ईयर्स के स्कूलिंग के बाद दिया जाता है उसी को हम हायर एजुकेशन कहते हैं। यानी कि +2 हो जाने के बाद जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है उसे हायर एजुकेशन में काउंट किया जाता है। नाउ सम हाइलाइट्स ऑफ आईशे 2021-22 रिपोर्ट। पहला पॉइंट है इसमें कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में जितने भी स्टूडेंट्स ने अपना इनरोलमेंट करा रखा है उसमें से सबसे अधिक नंबर है आर्ट्स स्ट्रीम में। आर्ट्स स्ट्रीम में 34.2% स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट अपना कराया है, साइंस में 14.8% स्टूडेंट्स ने, और कॉमर्स में 13.3% स्टूडेंट ने, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 11.8% स्टूडेंट्स ने अपना इनरोलमेंट कराया है। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में, ये जो अभी डिटेल बताया मैंने वो आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर बताया, BA BSc BCom में। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में आर्ट्स स्ट्रीम में सोशल साइंस में 21.1% ये मैक्सिमम है, और साइंस स्ट्रीम में 14.7। तो आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट में भी साइंस में 14.8% है और पोस्ट ग्रेजुएट में भी 14.7% है, लगभग इक्वल है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पूरे यूनिवर्सिटीज़ में इसका परसेंटेज है 58.6%, बाकी सारे प्राइवेट हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं 73.7% स्टूडेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल्ड हैं और 26.3% ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल्ड हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है 1168। इतने यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में, और कॉलेजेज हैं 45,473 कॉलेज, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। और स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस हैं 12,002 इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे। एज पर सर्वे टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी या टीचर्स बात करें हम तो 15.98 लाख, यानी कि 16 लाख फैकल्टी, प्रोफेसर, टीचर आप कह लीजिए, सारे कॉलेज में अभी पढ़ा रहे हैं,
जिसमें से 56.6% मेल है और 43.4% फीमेल है। तो ये एक डाटा है जो आपको पता रहना चाहिए। इस रिपोर्ट में ओवरऑल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER से रिलेटेड भी कुछ डिटेल्स हैं। हायर एजुकेशन में एज ग्रुप 18 से 23 ईयर्स के स्टूडेंट्स ने जो इनरोलमेंट करा रखा है उनका परसेंटेज अभी 1.1% से बढ़ गया है। पहले ये था 27.3% 2020-21 में, और 2021-22 में ये हो गया है 28.4%। तो 1.1% का एक इंक्रीज देखा गया है। एंड 2014-15 में ये था 23.7%। फीमेल GER की बात करें तो यहाँ भी एक इंक्रीज देखा गया है, अभी 28.5% है। डाटा देखो 2021-22 का है, तो प्रेजेंट कहूँगा तो इसका मतलब यही है, अभी का मतलब है 2021-22 के लिए ये डाटा है। और 2021-22 में ये था 27.9, और 2014-15 में ये था 23%, 22.9 तो 23% ही कहो। तो यहाँ भी एक इंक्रीज देखने को मिला है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के GER में भी इंक्रीज देखने को मिला है 2% से। 2021-22 में ये था 25.6% और ST के लिए था 23.4%, और ये इंक्रीज हो गया है अब 27.2% एंड 25.8% रेस्पेक्टिवली। और OBC स्टूडेंट के भी GER में एक इंक्रीज देखा गया है। अबाउट 78.9% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज एंड 12.1% आर इनरोल्ड इन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज। तो ये एक थोड़ी सी दुखद बात है कि जहाँ 78.9%, यहाँ तो होना चाहिए, हम तो उस दिन के लिए ड्रीम कर रहे हैं जब ये 99% हो जाए या 100% हो जाए, ठीक है। फिर भी ठीक है कि 78.9% स्टूडेंट्स अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए इनरोल हो रहे हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए मात्र 12.1% हो रहा है। ये अपने आप में बहुत ही एक दुखद बात है। तो रिपोर्ट से हमें ये सारी बातें देखने को मिलती है। सो दैट वाज द टॉपिक अबाउट आईशे रिपोर्ट 2021-22, और आपको क्वेश्चन का राइट आंसर भी मिल चुका है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट तसर सिल्क। रिसेंटली रिपब्लिक डे परेड में झारखंड स्टेट ने अपने टैब्लू में तसर सिल्क के प्रोडक्शन और उसमें ट्राइबल वुमेन के स्किल को शोकेस किया था। तो टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं विद रेफरेंस टू द तसर सिल्क। पहला स्टेटमेंट है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तसर सिल्क इन द वर्ल्ड, एंड दूसरा स्टेटमेंट इन इंडिया इट इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड इन झारखंड एंड मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट तसर सिल्क। तसर सिल्क एक तरह का वाइल्ड सिल्क है। देखो, सिल्क कोई भी हो, अगर वो नेचुरल है तो वो सिल्क वर्म से ही प्रोड्यूस किया गया होगा, लेकिन ये जो सिल्क वर्म होते हैं, तसर सिल्क के लिए जो सिल्क वर्म होते हैं, ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि ये खास ट्रीज असम एंड अर्जुन में ही रहते हैं, या वहीं पैदा होता है, वहीं पाया जाता है, और कहीं भी ये नहीं पाया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाइल्ड सिल्क। एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इसे कहते हैं तुषार, तशर, तुषर, तुषा, तुषोर। तो इस तरह से एक नाम इसका तसर, जो सबसे प्रोमिनेंट नेम है, वो यही है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ग्लोबली इसे चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर है ये इंडियन तुषेर का। मेनली इसका प्रोडक्शन मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में होता है। करेंटली झारखंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, अदर स्टेट्स से कंपेयर करें तो झारखंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इसके बहुत सारे फीचर्स यहाँ इनलिस्ट किए गए हैं, आप देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। इट इज़ मोर पोरस विच मेक्स इट मोर वियरेबल, डज नॉट रिटेन मॉइस्चर, तो इसलिए इसे वार्मर क्लाइमेट्स में भी पहना जा सकता है। तो इस तरह से कई सारे इसके फीचर्स यहाँ इनलिस्ट किए गए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। आई होप क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको मिल चुका है। एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, द यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू स्क्रैप द फ्री मूवमेंट रेजिम अलॉन्ग द म्यांमार बॉर्डर। तो क्या है ये मैटर, इसको ठीक से समझो। 2018 में म्यांमार के साथ हमने, यानी कि इंडिया ने, एक डील किया था कि म्यांमार और इंडिया के लोग एक दूसरे के बॉर्डर के 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, विदाउट एनी परमिट, वो अंदर तक जा सकते हैं, वो भी अंदर आ सकते थे। लेकिन बहुत सारे रीजन्स को देखते हुए, बहुत सारे कारणों से, इन 2024 वी आर गोइंग टू स्क्रैप दैट FMR फ्री मूवमेंट रिजीम। तो गवर्नमेंट पूरी सेट है कि अब ऐसा कर देना है। जो भी लोग आर पार जा रहे थे, जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वो अब उनको रिक्वायर करेगा वीज़ा, उनको वीज़ा की ज़रूरत होगी अब। तो इंडो म्यांमार बॉर्डर
1643 किलोमीटर लॉन्ग है। अरुणाचल प्रदेश में ये 520 किलोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करें नागालैंड की तो ये 215 किलोमीटर है। मणिपुर में 398 किलोमीटर है, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर। तो सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ म्यांमार का लगा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के साथ लगा हुआ है। देखो, जब भी कुछ न्यूज में आ जाता है ना, तो उससे करंट अफेयर्स से रिलेटेड करके ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन बनते हैं, इवन हिस्ट्री के भी क्वेश्चन कभी कभी करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। दैट्स वाई बी श्योर कि अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार का सबसे लंबा बॉर्डर है 520 किलोमीटर, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है वो मिजोरम के साथ है। आउट ऑफ 1643 किलोमीटर ओनली 1472 किलोमीटर का ही डिमार्केशन अभी तक में कंप्लीट हो पाया है, और जो रेस्ट बचे हुए हैं अभी, जैसे लोहित सब सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश 136 किलोमीटर ऐसा बॉर्डर है जिसका डिमार्केशन नहीं हुआ है। कोई लाइन नहीं बना है कि इसके इस तरफ इंडिया है, इसके इस तरफ म्यांमार है, चलो ये लाइन फिक्स हो गया, ऐसा डिमार्केशन अभी तक नहीं हो पाया है। और मणिपुर की बात करें तो वहाँ काबाव वैली है जिसमें कि 35 किलोमीटर का डिमार्केशन अभी भी नहीं हो पाया है। सो दिस वाज इंफॉर्मेशन अबाउट म्यांमार बॉर्डर। और बात करते हैं कि क्या क्या कंसर्न्स थे जिसके कारण कि ये एफएमआर को हटाना पड़ा। तो देखो, सेसेनिस्ट जो मूवमेंट चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जैसे नागा मूवमेंट चलते हैं जो नागालैंड को इंडिया से अलग करने की, सेसेशन करने की बात करते हैं, तो वो सेसेशनिस्ट मूवमेंट वहाँ पर बहुत जोर पकड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि एफएमआर के कारण वो ज़्यादा हो रहा है। तो उस कारण से सपोर्ट टू इंसर्जेंट्स एंड टेररिस्ट्स इन इंडिया एंड नारकोटिक्स का भी स्मगलिंग बहुत बढ़ गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्डन क्रिसेंट बोला जाता है और एक गोल्डन ट्रायंगल होता है, तो गोल्डन ट्रायंगल में तो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वो सब कंट्री आता है, और इधर इस तरफ हमारे ईस्ट साइड में जो गोल्डन क्रिसेंट है, इसमें म्यांमार भी एक कंट्री है, थाईलैंड वगैरह जो कंट्री है उसमें से म्यांमार भी एक कंट्री है। तो नारकोटिक्स स्मगलिंग भी बहुत बढ़ गया था और बॉर्डर मैनेजमेंट में भी हम लोग फेल हो रहे थे। दैट्स वाई सच स्टेप्स वाज नेसेसरी टू बी टेकन। एफएमआर की बात करें तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत 2018 में शुरू किया गया था। किया जाना था इसे 2017 में ही, लेकिन हम नहीं कर पाए थे क्योंकि रोहिंग्या का रिफ्यूजी क्राइसिस 2017 के ही अगस्त में शुरू हो गया था। लेकिन फाइनली हमने 2018 में इसे इम्प्लीमेंट किया था और लोग 16 किलोमीटर इन आ सकते थे वहाँ से। हमारे यहाँ से लोग 16 किलोमीटर इन जा सकते थे, वहाँ से 16 किलोमीटर इन आ सकते थे बॉर्डर के। तो ये सारी बातें हो रही थी। तो अब एफएमआर को स्क्रैप कर दिया जाएगा, अब ऐसा आना जाना बंद। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई आंसर आपको लिखना हो तो भी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपके लिए साबित हो सकता है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट आर्माडो। ये इंडियन आर्मी का पहला ALSV है जिसे रिपब्लिक डे परेड के दिन शोकेस किया गया था। टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्माडो रिसेंटली सीन इन द न्यूज। पहला स्टेटमेंट है, ये इंडिया का पहला आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ALSV है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ इंडिजिनसली बिल्ट बाय द DRDO। 4 ऑप्शंस आर गिवन हेयर एंड राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट आर्माडो। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये इंडिया का पहला आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ALSV है। इसे फुल्ली इंडिजिनस तरीके से डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स MDS के द्वारा फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस, क्विक रिएक्शन टीम्स, पेट्रोलिंग, इन सब जगहों पर इस व्हीकल का बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। बहुत ही फुल प्रूफ व्हीकल बनाया गया है। B7 लेवल की सेफ्टी है इसके अंदर, प्रोटेक्शन है। स्टैनैग लेवल 2 लेवल तक का एक प्रोटेक्शन इसमें देखने को मिलता है। आर्मर पियर्सिंग राइफल्स के भी अगेंस्ट प्रोटेक्शन इसमें प्रोवाइड किया गया है। दैट मीन्स AK-47 जैसा भी राइफल अगर इसके ऊपर फायर किया जाएगा तो इसका कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा, इसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो सेफ रहेंगे। 1000 kg का लोड कैपेसिटी है, 400 एक्सटर्नल लोड कैपेसिटी है, 6 पैसेंजर्स का सीटिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा जो इसमें प्रोटेक्शन है ऑल साइड से है, फ्रंट से, साइड से या रियर से, हर तरफ से ये बैलिस्टिक्स और एक्सप्लोजिव्स के प्रति प्रोटेक्शन देता है। यानी कि अगर इस पर हैंड ग्रेनेड या उस तरह का कोई बॉम्ब फेंका जाए तो फिर भी इसके अंदर बैठे हुए लोग सुरक्षित रह जाएंगे, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पावरिंग द 4 व्हीलर इज ए 3.2 लीटर मल्टी फ्यूल डीजल इंजन, जो समझ लो कि 3.2 लीटर मैंने देखा है ट्रकों में रहता है। तो
216 HP ऑफ मैक्सिमम पावर, 216 हॉर्स पावर का यहाँ मैक्सिमम पावर जनरेट होगा और मात्र 12 सेकंड में यहाँ 0 से 60 kmph का स्पीड ये गेन कर सकता है एंड 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में भी ये चल सकता है। सेल्फ क्लीनिंग टाइप एग्जॉस्ट स्कैवेंजिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है ताकि ये खुद को क्लीन कर सके। सेल्फ क्लीनिंग टाइप इसमें सिस्टम लगा है तो एक्सट्रीम डर्टी क्लाइमेट जैसे डिजर्ट में भी इससे ऑपरेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो आपसे शुरू में पूछा गया था तो आपको तो राइट आंसर मिल चुका है। ऑन दिस नोट आई कंक्लूड द टॉपिक। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।